रोहित पाटलांचा खरा चेहरा आता जनतेसमोर आलाय. संजय काका पाटील. अजित पवार गटाचे उमेदवार संजय काका पाटील यांनी रोहित पाटील यांचा खरा मुखवटा जनतेसमोर आला असल्याचं म्हटलंय. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचं यावेळी संजय पाटील यांनी सांगितलं. निवडणुकीमध्ये सहानुभूतीचं राजकारण करणाऱ्या रोहित पाटलांचा खरा चेहरा आता जनतेसमोर आलाय. जनता अशा लोकांना धडा शिकवेल. प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्यास हजारो लोक पोलीस ठाण्यासमोर येऊन बसणार असं राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार संजय काका पाटील म्हणाले. लोकांना भीती वगैरे जाऊन चाललं होतं. मला एक 10-15 मिनिटापूर्वी फोन आला आणि सांगितलं गेलं की साठेनगर येथे काही राष्ट्रवादी काँग्रेसची शरद पवार काँग्रेसच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे काही कार्यकर्ते रोहित पाटील स्वतः साठेनगरमध्ये फिरून जात असताना मागं या सगळ्या प्रक्रिया पैसे वाटपाचे कार्यक्रम चालू होते. त्यातली काही मुलं सापडली, काहींनी पळापळी केली, काहींच्या जवळ मला वाटतं आता काही पाकिटही मिळालेली आहे. तेव्हा जो काही खरा मुखवटा दाखवत होते की आम्ही गरीब आहे, आमच्याकडे काय नाही, ते पैशाची आमिष देऊन मतं विकत घेणं आणि गोर गरीब माणसांच्या गरिबीची चेष्टा करणं हा प्रयोग आपल्याला या ठिकाणी दिसून आला. अतिशय निंदनीय प्रकार आहे. या सगळ्या प्रकरणामध्ये आपण पाहिलं तर अनेक लोकांना ते पैसे देण्याच्या भूमिका करत होते. याच्यावर योग्य वेळी अजून ही प्रोसिजर पूर्ण होऊ द्या. याच्यावर उद्या परवा दिवशी मी पुन्हा तुम्हाला आणि काही पुराव्यानिशी मी या सगळ्या प्रक्रिया उघड करेन. लाखो रुपयांची आमिष दाखवून आमच्यातल्या काही कार्यकर्त्यांना ते बोलत होते, काही मध्यस्थी घालून त्यांच्याकडे निरोप देत होते. त्याचाही पोलखेल उद्या निश्चितपणाने करेन. आज या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमध्ये ही सगळी प्रक्रिया सुरू आहे. ते होऊ द्या. इलेक्शनचे दिवस आहेत. आम्ही त्या लोकांना घरोघरी भेटण्याची प्रक्रिया करतोय. पण हा चेहरा जो मुखवटा वर लादत होते, आम्ही गरीब आहे, आमचं गरीब आहे, आम्ही सहानुभूती घेऊन राजकारण करत होते, ती कशी गरिबांची चेष्टा करत होते हे या निमित्तानं आपल्याला दिसून आलं. जीवनाशी खेळणाऱ्या बेरोजगार युवकांशी, जीवाशी खेळणाऱ्या लोकांनी या पैसे वाटप करून मतं घेण्याच्या प्रक्रियेला खऱ्या अर्थानं राज्याला हे चित्र आपल्याला उद्या स्पष्ट होईल. काका, ही आजची निवडणूक आयोगाकडे सुद्धा तक्रार करणार आहे का? तक्रार करायला आहे. सगळे त्यांची प्रोसिजर सुरू आहे. प्रांत साहेबांना फोन झाला. काही कार्यकर्ते इथं आत आलेत, पण काही तणाव होऊ नये म्हणून मी भेटायला आलो. त्यांना सांगितलं रितसर पोलिसांचं काम पोलीस करतील. त्या ठिकाणी ऑब्झर्व्हर असतील निवडणूक आयोगांचे, त्यांच्याकडे तक्रारी केली जातील. पैसे कुणी वाटले, काय वाटले, कसे पाकिटं होती, रोहित पाटलांची प्रक्रिया तिथं असताना मागं पैसे वाटप चालू होते. त्यांच्या सांगण्यानुसार ते स्वतः त्यामध्ये सहभागी असल्यासारखी प्रक्रिया आपल्याला दिसून येते. याची सगळी चौकशी पोलिसांनी नीट करावी. कोणाचे कॉल रेकॉर्ड्स आहेत, कोण कुणाशी बोललंय, कोण काय करत होतं, कोणी काय जबान दिलेले आहेत, कुणाच्या पुढे व्हिडिओ आलेले आहेत, ते सगळं पोलिसांच्या पुढे सादर केलं. आता दुसरं असं आहे की नोडल माहिती देणं आम्हालाच देणं पत्रकारांना. नाही, आता नोडल अधिकाऱ्यांशी मी काय आता जस्ट तिथं बोललो नाही, पण मी पोलिसांशी बोलून आलो. निवडणूक आयोगाचे जे नोडल अधिकारी आहेत ते काही चौकशी करायला लागलेले आहेत. आता तुम्हाला माहिती आहे की या प्रक्रियेमध्ये वरून खालून कुठनं तरी फोन चालू असतील, पण याची शहनिशा केल्याशिवाय, नाहीतर उद्या आम्ही या सगळ्या ऑब्झर्व्हरांच्या पुढं सगळे हजारो कार्यकर्ते येऊन इथं बसेन आम्ही, जर ह्यात कुठं पार्सलिटी केली त्यांनी तर. तुम्ही वैयक्तिक निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार हो, आहे? मी स्वतः निवडणूक आयोगांच्याकडे तक्रार करणार आहे. समाजवादी पार्टी पूर्व विधानसभेचे उमेदवार गफार कादरी यांची काल छत्रपती संभाजीनगर इथं पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत गफार कादरी यांनी MIM पक्षाचे इम्तियाज जलील यांच्यावर गंभीर आरोप लावलेत. एवढेच नाही तर कादरी यांनी इम्तियाज जलील यांच्या विरोधात नवीन खुलासे केलेत. यावेळी ते म्हणाले की कार्यालय आहे ते त्यांच्या पत्नीच्या नावावर आहे, मात्र ती जमीन बोर्डची असून 500 रुपये किरायाने घेतली आहे. त्यांनी त्यावर कब्जा केलाय. इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार असताना व बोर्डाच्या जमिनी हडप केल्यात. इम्तियाज जलील यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी माझं तिकीट कापलं असल्याचं यावेळी ते म्हणाले. काँग्रेस इम्तियाज जलील यांच्या दबावामध्ये आली, त्यामुळे
काँग्रेसने मला तिकीट दिलं नसल्याची कबुली गफार कादरींनी यावेळी माध्यमांना दिली आहे. नसीम भाई से जो सवाल पूछना है वो मौका दिया जाएगा. मैं एक दो बातें उसमें ऐड करना चाहता हूँ. इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है. अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है. मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें. वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे. उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की जमीन जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भागे पट्टी साल के 500 रुपये किराए से दी गई है. 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है. और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए. इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे लोकमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जमीन हासिल की है. उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है. मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यंदों से ये काम करना कि 500 रुपये में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना. होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती. मैं आपके माध्यम से मांडोरी प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी रोट कर, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ. ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है इम्तियाज जलील ने किया है. तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की थी. ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है. हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है. आज भी जागना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोरी की वो फेरिस्त पे आ जाएगी. दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता तो बताता हूं, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है. पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी. एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%. वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान. फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट. पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है. फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट. और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%. तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है,
जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल आप उनसे पूछना है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर यह फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीट फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करें। क्या रजो क्या बोलेगी? देखो भाई, ये कौन बड़ा बटेंगे तो कटेंगे, एक नारा चल रहा है परिषद की तरफ से नारा। देखो, नारे देने वाले का जो उद्देश्य है ना, वो बड़ा मैं हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहता हूं। मेरा उसके आगे जाके कहना है, हम सबको संगठित होना है इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में। हम सबको संगठित होना है अपने हुकूक के वास्ते। हम सबको संगठित होना है आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा खत्म करने। उसके इंतजार में तो बैठे यार, तुम भी बैठे, हम भी बैठे। क्या? एक मिनट, ये भाई का जवाब दिया। आपका क्या कहना है? भाई, हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया है। हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज आदरणीय मनोज जरंगे साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या था उसका भी इंतजार है। वो इंतजार आपको सबको है, मुझको भी है। सर, महाविकास आघाडीचा मुख्य पक्ष समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये, तुम्ही पण स्वतंत्र लढत आहे। अरे, आपके मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उबाटा के अध्यक्ष है, उनका नाम भी यादी में है, और पांडुरंग तायरे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में है, यानी ये भी फॉर्म दिया गया है। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। आप एमआईएम के खिलाफ हो या समाजवादी के साथ हो? ये सवाल मैं समाजवादी के साथ हूँ, ना एमएन के खिलाफ हूँ, मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ। भाई, आप दोनों की लड़ाई
अतुल सावे हमारे सीट एक से भाजपा से सीट चुन के आना है हमको बस। अभी समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से कि कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। मला सांगा ही निवडणूक तुमची फक्त जलील विरुद्ध म्हणजे जलील यांना अरे कौन जरूरी है, क्या बात करे तुम? अरे वो इम्तियाज जलील वो मांडवी पे नहीं माझा मी आपल्याला सांगू निवडणूक लढताय ही तुमची फक्त जलीलच्या विरोधातच असं म्हणून तर लढताय? नाही 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 त्याला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाहीत का काय? आहे ना. तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या, मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचं फार मोठं काम केलेलं आहे. माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझं तिकीट कापलं आहे. म्हणून मला इम्तियाज जलीलबद्दल बोलावं लागणार, ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे. आम्ही हे निवडणूक जिंकणार. डॉक्टर साहेब 97 डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे. मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर असुद्दीन साहेबांना सुद्धा दिलेला आहे. मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितले आहे. मला माहीत आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला. मला माहीत आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली. वंचित बहुजन आघाडीपासून हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं. ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे. डॉक्टर साहब इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अब ख्वाब देखने का अधिकार हर एक को है भाई. हम दो ही बोल सकते, ख्वाब मत देखो. नहीं क्या बोले, समझा नहीं. कौन सा सफर? औरंगाबाद से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई का क्या हैदराबाद का? सेंसलेस यहाँ से दिल्ली गए, उसके बाद भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया. इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए. फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की. अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की. वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है. उनके पास 45 खासदार है, 125 MLA है और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है, समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है. अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है. उन्होंने मुझे भी फोन किया. अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है. इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में 1 MLA है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद में 7 MLA और 1 MP, बाकी कॉर्पोरेशंस में है. MIM का नंबर काफी नीचे है. नगर से आपके साथ में अरे भाई सब बातें तुमको बता देंगे तो सामने वाले होशियार नहीं होंगे क्या? अरे भाई तुम असमत पठान ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे यार? आप लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमानों को पैसे देकर टिकट बनाया है। देखो मैंने वही बताया, मैं एक बात मानता हूँ, जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है. अगर कोई उम्मीदवार आजाद खड़े रहता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको गुजारिश करूँ, समझाऊं. ये बोलने का कि तू पैसे खा के खड़ा, बहुत गलत बात है. तो मेरा ये कहना है
कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे, तो फिर हमने क्या बोलना? मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है, उसको हक है ना भाई। अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले? और मैंने कहा, मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर उनका मैसेज करें, जब MIM पार्टी कुछ नहीं होते हुए पुणे में उम्मीदवार देगी, 807 वोट देगी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में देगी, तो उस वक्त ये तत्व तुम्हारा कहां गया था? मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है। इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो फिर पैसे खाया। खैर जो गया, ये बात उनकी जवाब देनी। समाजवादी पार्टी के मेकिंग आपने विरोध किया था, क्या आपको मालूम नहीं? हमको पूछा ही नहीं गया, हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं हमको। क्यों नहीं मालूम? ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर गई है कि सब दरवाजे हमारे बंद करके बिखरे करने वाले थे। आप पूछिए। कांग्रेस में आप मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, क्या आपको चुन के आने के लिए दूसरे समाज की वोटों की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है ऐसा? हम आए तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए नहीं, सुनो, देखिए, अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के, जो बहुत से MP है, हम उनको बुला रहे हैं। MIM में जब मैं था, दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। MIM में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 MP है, उसमें से कई OBC भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस बेल्ट पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे, हम उनके पास इंशाल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है, हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निवडणूक की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बनेगी। सर, एक प्रश्न आप प्रदेश कार्यकर्ता, आपने विरोध नहीं किया या आपके बारे में समझे मैं क्या बोले? जब टिकट बांटी गए, आप पद पे थे। देखो भाई, बहुत सारी चीजें कागज पे होती हैं, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती है। हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे। 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम, साहब की गाड़ी के पास खड़े के हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है। उन्होंने कहा मैं स्कूल के फंक्शन को जागा, शाम में मुशायरे में आ जाओ, और हैदराबाद का मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा और दावत भी मालूम नहीं होगी। वो क्या होता, 10 बजे शुरू होता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आपकी बात इससे पहले कह चुके हैं और अभी भी हम लोग सब आपने कितना अन्याय है। मेरा पर्टिकुलर सवाल था, जब ये हम फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्या रजो क्या बोलेगी? देखो भाई, ये कौन बड़ा पटेंगे तो कटेंगे। एक नारा चल रहा है।